नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद ही खास सेशन में बात करते हैं करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले क्योंकि आज एक टॉपिक है आपका करंट अफेयर में, तो आपको बताते हैं, अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि जब भी इस पृथ्वी के ऊपर जो भी यहाँ पे जीव-जंतु रहे हैं, तो उनका जो एक्सटिंक्शन हुआ है अर्थात विलोपन हुआ है, तो अभी तो जो विलोपन हुआ है उसका इस टाइम पे जो अगर बात की जाए, तो विलोपन का छठा दौर चल रहा है विलोपन का और अब तक कुल 5 विलोपन हो चुके हैं, तो आप उसके बारे में जान लीजिए, छठे की आज हम बात करने वाले हैं। तो कुछ टाइम पीरियड है, टाइम स्केल में जाएँगे, वहाँ पर इसके ईयर से आगे है, तो वहाँ पे क्या है, ओर्डिवियन में हुआ है, लेट डेवोरियन में हुआ है, प्रीमियन में हुआ है, जुरासिक में हुआ है और क्रिटेशियस में हुआ है। तो 6 टाइम पे क्या हुआ है, विलोपन हो चुका था यहाँ पे, हमारे जितने यहाँ पे जीव-जंतु रह रहे थे। तो जो लेट डेवोरियन ओर्डोविशियन टाइम पीरियड था, वो लगभग ऐसा माना जा रहा है 44 करोड़ साल पहले ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था, उस टाइम की टोटल 85% जो स्पीशीज़ थी, जिसमें कि चाहे वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाली हों या फिर वो क्या हो समुद्र के अंदर हो, उनका क्या हुआ था विलोपन हो गया था। जिसमें अंतर्गत ग्रैप्टोलाइट्स, ब्रैंकोपोड्स और कोंडोडेंट्स वगैरह थे, वो खत्म हो गए थे। अगर हम लेट डेवोरियन की बात करें, इसकी बात करें, ये लगभग 37 करोड़ साल पहले की बात है। इसमें सेकंड टाइम हुआ था और इसमें उस टाइम की 75% स्पीशीज़ क्या हुई थी, खत्म हो गई थी। जिसमें ज़्यादातर क्या थे, बीबीवोल्स थे, ब्रैंकीपोड्स थे। अगर हम प्रीमियर की बात की जाए, जिसके अंतर्गत लगभग 25 करोड़ साल पहले की बात है, अभी तक का सबसे बड़ा जो विलोपन हुआ था, वो पर्मियन टाइम पर भी हुआ था और इसमें 95% मरीन लाइफ और एनिमल लाइफ खत्म हो गई थी। इसके अंतर्गत मॉस्कोपोस, ट्रिलोबाइट्स वगैरह जो इस टाइम एग्ज़ाम्पल है, वो खत्म हुए। फिर आते हैं जुरासिक टाइम पे, जिसके अंदर हुआ था ये लगभग 20 करोड़ साल पहले और इसमें चौथा विलोपन माना गया इसको और इसमें 80% जो स्पीशीज़ थी, जिसके अंतर्गत पैडल फिन्ड, प्लेज़ोरा, फाइटोप्लैंक्टन, मेनी स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग्स जिसमें मेढकों की प्रजातियाँ वगैरह, कछुओं की, साँप की, स्पाइडर्स की क्या हुई थी, ग्रास हॉपर्स हैं, इनका क्या हुआ था विलोपन हुआ था। और जो 5th मास एक्सटिंक्शन हुआ, वो होता है हमारा लगभग 14 साढ़े 14 करोड़ साल पहले, जिसमें क्या हुआ था 76% इस जो प्रजातियाँ थी, इसके अंतर्गत ना केवल पक्षी थे, बल्कि गैर पक्षी प्रजातियाँ जैसे डायनासोर था और इसके अलावा एक्ज़ोगायरा, गैरोफिया, ये सारी जो उड़ने वाले जो रेप्टाइल्स थे, जैसा जैसे कि उड़ने वाले जो ऐसे लोग जो रेप्टाइल्स क्या है, जो उड़ सकते थे, वो उनका सबका क्या हुआ था, विलोपन हुआ था, ठीक है? जैसे हम देखा होगा चाइना के अंदर वो ड्रैगन दिखाते हैं, तो वही इसका एग्ज़ाम्पल है। तो अब क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि अब छठा एक्सटिंक्शन चल रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे विलोपन के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या? महाराष्ट्र के जो 12 बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा से उनको क्या किया गया है, 1 साल के लिए निलंबित करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले अपनी जो सुनवाई कर रही थी, उसमें ये पाया है कि विधायकों का पूरे साल के लिए निलंबन प्रथम दृष्टया क्या था, असंवैधानिक था। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बल्कि कोर्ट उनके जो विधानसभा थी, उनके चेयरपर्सन को निष्कासित कर दिया था। उनका ये भी कहना है जो निष्कासन हुआ है, वो ज़्यादा बदतर हुआ है। विधायकों को ओबीसी के संबंध में, डेटा के खुलासे के संबंध में विधानसभा में दुर्व्यवहार करने के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना वो गलत हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने पत्रकारों को पोस्टल बैलेट सुविधा के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दे दी है कि आप पोस्टल डाक पत्र से वोट डाल सकेंगे, इसके बारे में जानेंगे। दिल्ली सरकार का जो प्रमुख कार्यक्रम चल रहा है, देश के मेंटर कार्यक्रम, इसको लेकर विवाद छिड़ गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। देश में अंतर धार्मिक विवाहों को नियंत्रित करने वाले कानून, जिसे विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसके तहत शरण लेने वाले युवा जोड़ों के जीवन को खतरे में डालने की चुनौती दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसके 1 से अधिक साल होने के बाद इसके कई प्रावधानों को खत्म करने की मांग करते हुए सरकार ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, सरकार क्या चाहती है, इसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 है, इसके अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। जो अपनी पत्नी के साथ बलात्कार के अपराध से एक पुरुष द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने की छूट देता है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो। वैवाहिक बलात्कार अपवाद के रूप में भी जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ है ओवरऑल कि अगर कोई भी स्त्री चाहती है, अगर 15 वर्ष से ऊपर है और अपनी सहमति से अगर वो किसी गैर अपने जो पतियों से अगर अपने यौन संबंध बनाना चाहती है, तो उसकी छूट देता है। वहीं पर जो वैवाहिक बलात्कार है, इसको एक उसको क्रिमिनल घोषित करता है, तो इसके बारे में बात जानेंगे, जो कहीं न कहीं इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी हाल ही में नए रिसर्च से पता चला है कि छठा सामूहिक विलोपन है, वो सभ्यता की दृढ़ता के लिए सबसे गंभीर पर्यावरणीय खतरों में से एक हो सकता है। पृथ्वी कभी 2 करोड़ ज्ञात प्रजातियों का घर थी, लेकिन अभी हाल ही में स्टडी ऐसा पाया गया है कि 1500 ईस्वी के बाद से लगभग 7.5% अर्थात कुल मिलाकर किया जाए 7.5 से लेकर 13% प्रजातियाँ क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। अगर संख्या की बात की जाए, तो इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख से 2,60,000 के बीच में
जाते हैं, इनका नष्ट विलोपन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे शुद्ध शून्य ऊर्जा भवन के बारे में, और बात होगी कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हमने करंट अफेयर को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो आप क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी फ़ायदा ले सकें। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। तो बात करते, क्योंकि ये जो जितना मैं बना रहा हूँ, ये सारे पेपर जो टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, वो यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से किए जा रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये ना केवल जितने स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हैं उनके, बल्कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अगर हम बात करें, इसके अलावा आपकी टीचिंग की, एयरफोर्स, नेवी के बारे में अगर बात करें, आर्मी के बारे में बात करें, इन सबके सिलेबस को कहीं न कहीं जो करंट अफेयर का उसको कवर करता है और आपको समझाने की कोशिश करता है, जिससे अगर आपको घुमा-फिरा के क्वेश्चन है, वो भी आप सही से सॉल्व कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज का, कि एक विधायक को कितने बार निलंबित किया जा सकता है, इस मुद्दे के बारे में। ये संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियाँ होती हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उनके कार्य कैसे होते हैं, उसके बारे में टॉपिक है। तो हुआ क्या था कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने उनको सस्पेंड कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट उसको गलत मान रही है। तो विधायकों का तर्क ये है कि जुलाई 2021 में महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री थे अनिल परब ने 12 भाजपा विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। निलंबित विधायकों का ये लॉजिक है, उनके पीछे तर्क ये है, निलंबन सदन के नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी ही कर सकता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि उनका निलंबन बेहद मनमाना है और अनुपातहीन है, उसका कोई तथ्य नहीं बनता, तर्क नहीं बनता है। चुनौती मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नकारने और निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर निर्भर करती है। 12 विधायकों ने यह भी कहा है कि उन्हें अपना मामला पेश करने का मौका नहीं दिया गया, और निलंबन ने संविधान के जो अनुच्छेद 14 है, जो समता के अधिकार की बात करता है, कहीं न कहीं उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। तो आपको बता दें, तो इस तरीके से वहाँ पे कार्रवाइयाँ चली हैं। तो अब अगर हम बात ये देखें, सरकार जो राज्य सरकार होती है, उसके अपने बचाव कैसे कर सकती है, क्या कर सकती है? तो संविधान में अनुच्छेद जो 212 है, उसके तहत अदालतों को विधायिका की कार्रवाई की जाँच करने का अधिकार नहीं है। तो अब विधायक, इसलिए विधायिका स्वतंत्र है, ये लॉजिक है। अनुच्छेद 212 एक ये कहता है, किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्रवाई की वैधता की प्रक्रिया की कोई भी कथित अनियमितता है, उसके आधार पर उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधानमंडल क्या है, स्वतंत्र है, उसमें कोई क्या करे, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वहीं पर अनुच्छेद 194 ये भी कहता है कि विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदन को, कोई भी सदस्य ऐसा है जिस सदन के क्या कर रहा है, वो उल्लंघन कर रहा है उनके विशेषाधिकारों का, तो इस सदन को क्या करता है, ये अधिकार दे देता है कि वो उसको निलंबित कर सके। इसके लिए वो स्वतंत्र है, इसमें क्या करे, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चिंता जताई है, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, यदि निलंबित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र पूरे साल तक विधानसभा में गैर प्रतिनिधित्व वाला रहता है, अर्थात उनके जो विधायक चुन के गए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो कहीं न कहीं संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होगा। जब मूल ढांचे की बात आती है, तो उसके ऊपर कोई है नहीं, इसका सहारा ले लेता है सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान का अनुच्छेद 190(4) ये भी कहता है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में प्रेजेंट नहीं होता है, सदन की उसकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 ए में भी ऐसी बातें कही गई हैं। तो कहीं न कहीं क्या है, ये जो निलंबन हुआ है, तो उसके लिए चर्चा बनी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके रिलेटेड आप जो आपके आर्टिकल है, उनको पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने वाली सुविधा के बारे में। ये आपका टॉपिक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में लिंक करता है, कि पोस्टल बैलेट कलेक्शन बॉक्स करना, मतलब वहाँ पे क्या करिए, वोट डलाइए। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी अनुपस्थित मतदाता डाक पत्र द्वारा क्या कर सकता है, अपना मतदान अगर करना चाहता है, अगर उसकी ड्यूटी कहीं और लगी है, तो उसे सभी आवश्यक विवरण देते हुए जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको आवेदन करना होगा, और संबंधित जो संगठन है, उनके द्वारा नियुक्त जो नोडल अधिकारी है, वो आवेदन का सत्यापन करेगा, और अगर बातें सही हैं, तो मतदाता क्या कर सकता है, अपना मतदान का प्रयोग करते हुए किसी को भी चुन सकता है। वर्तमान में अगर बात की जाए, तो लगभग सेवा मतदाता जैसे सशस्त्र बल है, जिसमें कि आपको बीएसएफ वगैरह जो आते हैं, किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल है, और विदेश में तैनात जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। मतदान करने वाले जो मतदाता, जहाँ पे ड्यूटी लगी होती है, जो मतदाता अधिकारी होते हैं, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। 80 वर्ष से उम्र की आयु के जो लोग हैं, या विकलांग व्यक्ति हैं, वो इनको ये फ़ायदा मिल जाएगा, और कहीं न कहीं जिनको डिटेंशन किया गया है, निवारक नज़रबंदी की गई है, वो भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो डाक मतदान होता क्या है, कि एक सीमित मात्रा में क्या होता है, समूह के लोग होते हैं, जो मैंने ऊपर जैसे एग्ज़ाम्पल दिए हैं, वो क्या करते हैं, अपने मत का प्रयोग डाक के द्वारा करते हैं, मतलब एक पोस्टल के हिसाब से करते हैं। इस सुविधा के माध्यम से एक मतदाता मतपत्र में अपनी वरीयता दर्ज कर लेता है, और मतगणना से पहले चुनाव अधिकारी को वापस भेजकर अपना वोट डाल सकता है। मतलब अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो ऐसे चुन देता है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन, चौथा कौन है,
और फिर उनको बाद में काउंट कर लिया जाता है। 1951 के अगर हम देखें पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों को, जो दोनों सदन के सदस्य हैं, उनको योग्यता और अयोग्यता जैसे विवरण प्रस्तुत करना, चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र की जरूरत होना, राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन, चुनाव का संचालन, चुनावी विवाद वगैरह काम सौंपे गए हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। बात करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा जो मेंटर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस पे क्या हुआ है, कहीं-कहीं विवाद छिड़ गया है। ये टॉपिक आपको शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं। तो आपको बता दें, आपसे क्वेश्चन ये आता है कि देश के मेंटर प्रोग्राम किस सरकार ने चलाया है? वो चलाया दिल्ली गवर्नमेंट ने। 10 मिनट के लिए क्या करिए, आप अपनी राय दीजिए। एक बच्चे के कल को संवारो, देश के भविष्य को संवारो, देश के मेंटर बनो, ये इनकी टैगलाइन है दिल्ली सरकार की। और कहीं न कहीं उस पे वर्क कर रहे हैं, तो इस पे विवाद हो गया है। तो मुद्दा ये हो गया है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, अर्थात एनसीपीसीआर जो है, इसने सिफारिश की है कि दिल्ली सरकार अपने प्रमुख कार्यक्रम को तब तक के लिए स्थगित कर दे, जब तक कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी खामियों को दूर नहीं किया जा सकता है। उनकी सारी खामियाँ दूर करिए। अगर हम देखें देश के मेंटर कार्यक्रम बेसिकली है क्या? ये अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के छात्रों को उनकी वॉलंटियर के हिसाब से उनको सलाहें देना है। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की टीम द्वारा एक ऐप बनाया गया है, जिसमें क्या है, 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग मेंटर बनने के लिए साइन अप कर सकते हैं और आपसी हितों के आधार पर छात्रों से जुड़े रहेंगे। मेंटरशिप में कम से कम 2 महीने के लिए नियमित फ़ोन कॉल शामिल हैं, जिसमें कि वैकल्पिक रूप से अगले 4 महीनों तक आगे चलाया जा सकता है। इसका ये मानना है कहीं न कहीं बच्चों को अच्छा अच्छा करियर बनाने में हेल्प करेगा और कुल मिलाकर लगभग 44,000 लोग 1,76,000 बच्चों को क्या कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। तो इसमें जो क्या चिंता क्या व्यक्त की गई है, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्व्यवहार की सुरक्षा की बात आ जाए, कि कहीं बच्चों को ऐसा ना हो कि संरक्षकों को सौंपने से क्या होगा कि आप ये नहीं कह सकते समान लिंग के लोग अगर लड़की को सौंपे उसमें सही चीज़ें रहेंगी, वहाँ दिक्कत आ रही है। यहाँ पर पुलिस सत्यापन का अभाव है, जो मेंटर बन रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत आने वाली है। साइकोमेट्रिक टेस्ट को तरह-तरह की चिंताएँ लगाई गई हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि फ़ोन कॉल तक बातचीत को सीमित करना भी बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बच्चों से संबंधित अपराध फ़ोन कॉल के माध्यम से ही शुरू होते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी बोला गया है कि अब माता-पिता की सहमति लेना एक पूर्वापेक्षा है। बच्चों को ऐसी स्थिति में बचाने की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही विभाग की है। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में माता-पिता की सहमति को तकिये के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि अब ऐसा नहीं है, आप बच्चों की क्या करिए, परमिशन ले लीजिए उनके माता-पिता से, कल कोई दिक्कत होती है, आप बोलिए, "हाँ भाई, आपने तो परमिशन दी थी।" इसलिए इसमें क्या है, चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। अंतर्धार्मिक विवाह जो कानून बनाया गया है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे बात माँगा है कि आप सरकार का क्या फैसला है, तो अभी तक उसकी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये टॉपिक आपका सरकार की नीतियों और उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित है। तो जगह-जगह क्या है कि धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने जो रूल बनाए हैं, उस पे क्या है, उनका रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। इस याचिका में जो धर्म से संबंधित मुद्दा है, इसकी धारा 6 और 7 को रद्द करने की माँग की गई है, क्योंकि ये सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन को अनिवार्य बनाता है। इस आधार पर ये एक अनुचित और मनमाना लगता है। जो याचक करता है उसका ये भी तर्क है कि 30 दिन की अवधि जोड़े के परिजनों को अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को हतोत्साहित करने का अवसर दे देती है कि अगर आपको 30 दिन का आपने टाइम दे दिया है, हो सकता है 30 दिन में स्थितियाँ ठीक ना रहें और कहीं न कहीं दिक्कतें आ जाएँगी, इसलिए क्या करते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और 1954 के तहत जो विशेष विवाह अधिनियम है, पर इसके बारे में जानें, स्पेशल मैरिज एक्ट एक कानून है जो किसी भी धार्मिक रीति-रिवाज़ों या रीति-रिवाज़ों से गुज़रे बिना विवाह की अनुमति दे देते हैं कि आप कोई चाहे धार्मिक रीति-रिवाज़ ना अपनाइए, डायरेक्ट विवाह कर लीजिए। विभिन्न जातियों या धर्मों या फिर राज्यों के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं, जिसके पंजीकरण के माध्यम से विवाह किया जाता है, जिसको कोर्ट मैरिज नाम से जाना जाता है। और ये धर्मनिरपेक्ष संस्था है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई धार्मिक औपचारिकता निभाने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें यही दिक्कत आई है कि परिवार द्वारा ज़बरदस्ती की रणनीति के लिए कमज़ोर करता है, विजनता का हनन करता है, धर्म परिवर्तन के लिए धक्का है। इसी को लेकर अभी क्या हुआ है, सरकार ने जवाब नहीं दिया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। यदि हम बात करते हैं वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की याचिका के संबंध में, जो कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद के रूप में चुनौती दे रही है। ये टॉपिक आपका विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनके हस्तक्षेप हैं, और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे हैं, उससे लिंक है ये। मुद्दा हुआ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बात क्या कही थी, उनके समक्ष वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की माँग करने वाली जो याचिकाएँ थीं, वो 2012 में जब भीषण निर्भया सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसके लिए गठित न्यायमूर्ति जो थीं, जेएस वर्मा समिति, उनकी ऐतिहासिक रिपोर्ट पर ध्यान देने से सरकार का इनकार का ये परिणाम था। सरकार ने कई मौकों पर ये बात कही है कि इस तरह के कदम से विवाह संस्था के आगे वो खतरे में हो जाएगी। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि निजता के अधिकार सहित हालिया फैसलों ने इस तर्क को अस्तर कर दिया है कि आप कैसे डिसाइड कर पाएँगे कि जो अगर आपके यौन संबंध बनते हैं, वो आपकी इच्छा के विरुद्ध थे या इच्छा के अनुरूप थे। तो इसको लेकर वैवाहिक बलात्कार को लेकर काफ़ी पसोपस की ज़िंदगी वो चर्चाएँ बनी हुई हैं।
अगर हम देखें बर्मा समिति ने क्या प्रस्ताव दिया था, उनकी क्या सिफारिशें थी, उनका ये कहना था, जो मैरिटल रेप है, उनके अपवाद को हटा दिया जाए और कानून को ये निर्दिष्ट करना चाहिए कि अपराधी या फिर पीड़ित के बीच में एक वैवाहिक या अन्य संबंध बलात्कार या यौन उल्लंघन के अपराध के खिलाफ एक वैध बचाव नहीं है। अब ऐसा नहीं कर सकते उसको बार-बार क्या करें उसको बचा लें। सरकार का ये तर्क है, सरकार ने अपना जब हलफनामा डाला, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि वैवाहिक बलात्कार एक ऐसी घटना ना बने, जो विवाह की संस्था को अस्थिर करती हो और पतियों को परेशान करने का आसान कर दे, पत्नियाँ उनको परेशान करें। इसमें ये भी कहा गया है कि जो एक पत्नी के लिए वैवाहिक बलात्कार प्रतीत हो सकता है, वह दूसरे को ऐसा ना लगे कि उसके लिए उसका रेप हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये दिक्कतें हैं, तो उनके बारे में बात की जाएगी। तो उसका ये कोशिश की जा रही है कि आपको अगर ओवरऑल देखें तो वैवाहिक जो बलात्कार है वो उसके अपवाद की उत्पत्ति देखें ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड के आपराधिक कानून पर, एक प्रभावशाली ग्रंथ में निहित है, जिसमें क्राउन का इतिहास कहा जाता है, वहाँ से हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, इनको सँभालने की ज़रूरत है। जो अपराध को घोषित करने के विपक्ष में लोगों का ये भी कहना है, ये पति को परेशान करने के लिए एक आसान उपकरण है। पति को उसमें उसमें दहेज के लिए उनको क्या किया जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है, उनको मनमाना टारगेट किया जा सकता है। और कई लोगों का यही मानना है कि विवाहित बलात्कार है, वो मनोवैज्ञानिक निशाने से पीड़ित औरतें हैं। वहीं महिलाओं के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार का उल्लंघन भी करता है। ये पितृसत्तात्मक समाज की सोच को दर्शाता है, तो इनके आपस में अपनी पहलू हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है, ये आपका आर्टिकल 375 से लिंक है, सॉरी आईपीसी धारा 175 से लिंक है। तो इससे आप थोड़ा और गौर से डिटेल में देख लीजिएगा इसको रोक के। बात करेंगे छठा सामूहिक विलोपन के बारे में जो इस टाइम चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अब जब विलोपन हुआ, तो सबसे बड़ा विलोपन होगा। ये टॉपिक आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर से संबंधित मुद्दा है, अर्थात जो आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दा है। इसमें ये बात कही गई है कि बड़े पैमाने पर विलुप्त होने से तात्पर्य विलुप्ति होने की डिग्री में पर्याप्त वृद्धि से है, या जब भूगर्भीय रूप से कम समय में पृथ्वी अपनी प्रजातियों को क्या करेगी, 3/4 से अधिक खो देती है, तो उसको बोलते हैं, अगर 75% से प्लस अगर प्रजातियां खो जाती है, उसको बोलते हैं विलोपन। अभी तक 5 विलोपन हो चुके हैं, छठा चल रहा है। यहाँ पर आपको देखिए कल्टीवेशन वेरिएबल एक्सटेंशन इधर दे रखा है परसेंटेज में, और कहीं न कहीं यहाँ पे दे रखा है कि पॉपुलेशन क्या हुआ है, किस हिसाब से वो यहाँ पे इस डाटा में दिए हैं, 2014 तक कितना यहाँ पे दिक्कतें आई हैं। इसके अगर देखें क्या कारण हैं, तो पिछले लगभग 45 करोड़ वर्षों में हुए 5 बड़े पैमाने पे जो विलुप्ति के प्रमुख कारणों में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की 70 से 95% प्रजातियों का विनाश होना है। प्रेज़ेंट टाइम में ये मौजूद है, अभी भी चल रहा है। ये विलुप्ति पर्यावरण में विनाशकारी परिवर्तन के कारण हुई, जैसे बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, समुद्री ऑक्सीजन में कमी आई या क्षुद्र ग्रहों के साथ टकराव हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक विलुप्त होने के बाद इस घटना ने पहले मौजूद प्रजातियों की तुलना में प्रजातियों को फिर से हासिल करने में लाखों साल लगा दिए हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं। अगर छठे सामूहिक विलोपन की बात की जाए, जो इस टाइम पे चल रहा है, इसको एंथ्रोपोसीन विलुप्ति होने के रूप में जाना जाता है प्रेज़ेंट टाइम में। रिसर्चर का ऐसा भी कहना है कि सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में इसको वर्णित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातियों का नुकसान इसमें स्थायी रूप से हो रहा है, ये दिक्कतें हैं। मानव भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसने अभूतपूर्व खतरा बढ़ा दिया है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रजातियों का नुकसान तब से हो रहा है जब मानव पूर्वजों ने लगभग 11,000 साल पहले कृषि विकसित की, तब से मानव आबादी लगभग 10 लाख से बढ़कर 7 अरब हो चुकी है, लगभग 7.7 अरब हो चुकी है, तो कहीं न कहीं इसमें क्या हुआ है, दिक्कतें आएँगी, प्रजातियाँ चेंज होंगी, स्तनधारियों की विलुप्ति होगी। और वही इसमें डिटेल दिखा रहे हैं कि कितने-कितने लोग, जैसे कि चीता, शेर, जिराफ इसमें विलुप्त हो गए हैं। जंगल में कम से कम 20,000 शेर केवल बचे हुए हैं, 7,000 से कम चीते बचे हुए हैं, 5,000 से 1,000 विशाल पांडा बचे हुए हैं, लगभग 250 सुमात्रा गैंडे बचे हुए हैं। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए विलुप्ति हो रही है। बात करेंगे नेट ज़ीरो बिल्डिंग के बारे में, देखते हैं क्या है। तो एक शुद्ध शून्य ऊर्जा भवन वो होता है, जो क्या करे, अक्षय ऊर्जा पर निर्भर रहे, मतलब कि जो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, जिससे कि वह उतनी ही ऊर्जा का उत्पादन कर सके, जितना वह उपयोग करता है। आम तौर पर 1 वर्ष के दौरान इसको मापा जाता है, मतलब यदि आपको 300 वाट चाहिए, तो आप 300 वाट का क्या करें, प्रोडक्शन कर सकें। जितना आप उत्पादन करें, उतना कंज़्यूम कर लें, तो ओवरऑल क्या होगा आपको, आपने क्या लिया, ज़ीरो लिया। इस घर को इसको क्या कर सकते हैं, जो ऊर्जा भवन जो ऐसा हो सकता है, ऐसा बनाए जाएँ फ्यूचर में, इसको घर या अन्य संरचनाएँ जो लगभग उतनी ही ऊर्जा पैदा करती हैं, जितने की वे उपयोग करती हैं, और कभी-कभी लगभग शून्य ऊर्जा भवन ये कहलाते हैं। एक इमारत के लिए ऊर्जा अवशेष का उत्पादन करना भी संभव है। अगर हो सकता है एक्स्ट्रा भी प्रोडक्शन कर लें और उसको ग्रिड से जोड़कर क्या करें, ट्रांसमिशन कर सकें। नेट शून्य ऊर्जा भवन ऊर्जा सचेत डिज़ाइन से शुरू किए गए हैं। कई सुविधाएँ ऊर्जा स्रोत के बिना काम करती हैं, जैसे कि ठंडी जलवायु में दक्षिण मुख वाली जितनी इमारतें हैं, उनकी तरफ की जो खिड़कियाँ हैं, वे बड़े विस्तार होते हैं और निष्क्रिय सौर लाभ के माध्यम से क्या करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। इस टाइप के इसमें सिस्टम बनाए जाते हैं।
बात करेंगे राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग के बारे में, कॉमनवेल्थ ग्रेवेंस जो ग्रेव है ग्रेव जो है उनके बारे में बात करते हैं। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के बारे में बात करते हैं। इसने असमान विशेषताओं वाली 5 साइटों को सूचीबद्ध किया है। ये स्थल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं। कौन से? कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन मतलब कि क्या है, जहाँ पर कब्र बनाई गई है। वो क्या कर रहे हैं इनका, इन्होंने नागालैंड का कोहिमा वार सिमेट्री भी इसमें शामिल कर लिया। ध्यान रखिएगा, भारत का कौन-सा कोहिमा वार सिमेट्री है। तो कोहिमा जो युद्ध हुआ था नागालैंड में, ये कब्रिस्तान मित्र देशों की सेना जो यहाँ पे कब्रिस्तान बना, ये क्या था, जो मित्र देश थे उनकी सेना और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश डिवीजन थी, उनके सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। इसे अप्रैल 1944 में कोहिमा में जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोग थे, उनको यहाँ पे इनकी क्या की गई, कब्रें बनाई गई हैं। सैनिकों की मृत्यु उपरांत यहाँ पर टेनिस कोर्ट के क्षेत्र में गैरिसन हिल के युद्ध के मैदान को यहाँ बनाया गया था। इसमें सूचीबद्ध अन्य साइटें साइप्रस में निकोसिया, जिसको बेल्स कहते हैं, नो मैन्स लैंड में कब्रिस्तान इस चीज़ों को कहते हैं। ऐसा इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि कब्रिस्तान 1970 के दशक में समीप से दक्षिण और उत्तरी हिस्सों के बीच में विवादित भूमि के हिस्से में सीमा रही थी। तो एक ध्यान रखिएगा, जो सदस्य हैं इसके कॉमनवेल्थ के, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, भारत है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम मतलब जो यूनाइटेड किंगडम के अधीन कभी-कभी रहे, उनको कॉमनवेल्थ के अंदर डाला गया है। अगर देखें जो ग्रेप्स बनी हुई कुछ इस टाइप की बनी हुई हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध में लोग मारे गए थे। इसी के बारे में हम नागालैंड, कोहिमा के बारे में उसको बात की जा रही है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया आया होगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियार के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।